प्रयोगशाला में अम्ल और क्षारक जो है वो हमने सारे निपटा दिया, नामकरण भी निपटा दिया, सूत्र से नाम और नाम से सूत्र बनाना भी निपटा दिया। किताब ओपन कीजिए, जहां मन है वहां पेज पलटिए, केमिस्ट्री वाले भाग में जितनी चीजें ऐसी लिखी हुई दिखेंगी जहां पर कहीं पर लिखा होगा अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जितनी चीजें लिखी होंगी अब आप सभी जो है उसका सूत्र बना सकते हो। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ेंगे, इस कहानी को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं और अब ये देखते हैं कि आपके जो अम्ल होते हैं और क्षारक होते हैं वो धातु के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। अब यहां पर हम करने वाले हैं एक तीर से तीन निशान। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि अब कैसे अभिक्रिया करते हैं, इसका मतलब बात हो रही है रिएक्शन की। बात समझ में आ गई? अब यदि ये रिएक्शन होगी तो इसमें तीन चैप्टर्स अपने आप आ गए। कौन से आ गए? तो एक चैप्टर जो था वो क्या आ गया भाई? रासायनिक। ध्यान से देखना, मतलब यहां पर एक टॉपिक पढ़ने से तीन तीन चैप्टर के टॉपिक्स का क्या होगा हमारा स्टूडेंट्स? रिवीजन होगा। कैसे होगा? तो एक तो हमारा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो एक तो हमारा ये हो गया। दूसरा कौन सा? तो यही हो गया हमारा अम्ल, क्षारक और सॉल्ट यानी कि लवण, ABS। और तीसरा जो है वो इसके बाद वाला हमारा चैप्टर है धातु एवं अधातु। बात समझ में आ रही है? तो अब जो अभिक्रिया मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो इन तीनों चैप्टर्स में पढ़ेंगे हम लोग। बात समझ में आ गई? तो बहुत सारी चीजें यहां पर रिपीट हो रही हैं इन तीनों चैप्टर्स में। अब जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो तीनों चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। मतलब मजेदार बात क्या है कि इस डायग्राम को हम धातु अधातु में भी पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हमारा जो अम्ल है और क्षारक है वो किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है भाई? धातु के साथ में। अम्ल है और क्षारक है, यह अभिक्रिया किसके साथ कर रहा है? धातु के साथ में। बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी थी, ठीक है। तो आप एक काम करो, नोट करोगे? नोट क्या करना, क्लियर है कि तीन चैप्टर्स में इस रिएक्शन को हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं पहली अभिक्रिया। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको केमिकल रिएक्शन से घबराहट होती है। कोई घबराहट करने की जरूरत नहीं है। सामान्य सूत्र होता है, उसको दिमाग के अंदर रखना है फिट। एक सामान्य सूत्र होता है, जैसे एक बात बताओ, मैथ्स में एक फॉर्मूला याद करते हो, फिर जहां पर जरूरत होती है उस फॉर्मूले या सूत्र को आप रख देते हो। कुछ ऐसे ही यहां पर एक सामान्य सूत्र होगा, उसको आपको क्या करना है? अपने दिमाग के अंदर फिट रखना। सामान्य सूत्र क्या होगा स्टूडेंट्स? वो देख लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। अम्ल यदि धातु के साथ में, कोई अम्ल यदि धातु के साथ में अभिक्रिया कर रहा है, थोड़ा यार पीछे लिखते हैं उसको, रुको। अम्ल अम्ल अम्ल, कोई भी अम्ल यदि धातु के साथ में अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा? तो स्टूडेंट्स वो बनाएगा हमारा दैट लवण। क्या बनाएगा भाई? लवण बनाएगा, ठीक है। और साथ में कौन सी गैस बाहर निकलेगी? तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। उस एक्सपेरिमेंट में यही हुआ है, ठीक है। अच्छा, कुछ इसी तरीके से आपका यदि कोई क्षार है, क्षारक है ना, यदि कोई क्षारक है और यदि वो धातु के साथ अभिक्रिया कर रहा है, ठीक, क्षारक जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो वो जो है वो क्या बनाएगा? वो आपका लवण बनाएगा और साथ में वो भी बनाएगा H2 गैस। तो सिंपल सी कहानी है कि अम्ल हो या फिर क्षार हो, यदि वो धातु के साथ में अभिक्रिया करते करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? अम्ल हो या फिर हो क्षार, यदि ये दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं किसके साथ में? धातु के साथ में, तो ये निर्माण करेंगे किस चीज का? जिस चीज का ये निर्माण करेंगे वो होगा आपका लवण। क्या होगा? आपका लवण होगा। बात समझ में आ गई? सामान्य सूत्र लिखिए और उसके बाद एक एक करके धज्जियां उड़ा देंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट की। बात समझ में आ गई? मतलब मैं इधर पे ही वो रिएक्शंस पढ़ाने वाला हूं आपको जो आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और जो आपकी किताब में दी हुई है, ठीक है। चलो नोट करो। कर लिया नोट? सिंपल सी कहानी है, पक्का पक्का। अब आप ध्यान से देखिएगा। अब जरूरी नहीं है कि हर एक अम्ल जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया करे। सबसे पहली बात ये कि आपका जो अम्ल है, अब ये नोट कर लिया आपने। अब एक काम करते हैं, इस पर आ जाते हैं, सबसे पहले 1 बाय 1 कर लेते हैं, है ना। चलो, अब आपका जो अम्ल है, पहली बात तो ये कि वो तनु होना चाहिए, तनु या अति तनु होना चाहिए। बात समझ में आ रही है?
पहली बात तो वो तनु या अति तनु होना चाहिए। तो तनु में कौन से आएंगे, हमेशा याद रखिएगा, इस पूरे चैप्टर में इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो तनु में कौन से आएंगे, तो तनु में आएंगे आपके HCl आएंगे, और कौन सा आएगा भाई आपका H2SO4 आएगा, ठीक है। और अति तनु जो रहेगा उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा HNO3। और इंटरेस्टिंग बात यह कि सेम चीज जो है हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद वाले चैप्टर में, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। बात समझ में आ रही है? तो वही चीजों को हम रिपीट करते जाएंगे। सिलेबस छोटा सा है, बार बार पढ़ते हैं, इसलिए आप लोगों को वो जो है बहुत बड़ा लगता है। क्लियर? तो HNO3 जो रहेगा ये सिर्फ 2 ही धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है, वो भी कैसा, अति तनु। एक तो HNO3, ठीक है। अभिक्रिया तो ये सबके साथ करेगा, पर हाइड्रोजन गैस कब बनाएगा, वो लवण का निर्माण कब करेगा, इस सूत्र को कब फॉलो करेगा, जब 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 या तो आप धातु कौन सी लेंगे, धातु आप लेंगे Mn या फिर मैग्नीशियम। बात समझ में आ रही है? इन दोनों धातुओं के साथ ही वो हाइड्रोजन गैस देगा, बाकी सबके साथ अभिक्रिया सबके साथ करेगा, पर हाइड्रोजन गैस सबके साथ नहीं देगा। तो यदि हम इस सूत्र की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अम्ल है वो धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन का निर्माण कर रहा है। HCl और H2SO4 जो है, इनका कहना है भाई हमको ज्यादा भाव खाते नहीं है हम लोग, हमारा काम तनु में भी चल जाता है। हम तनु यदि हैं और यदि आप हमारी धातु से अभिक्रिया कराते हो तो हम लवण और हाइड्रोजन गैस देंगे। HNO3 जो है उसका कहना है कि नहीं नहीं, मेरा थोड़ा सा खेल अलग है, मेरा जो है केस थोड़ा सा डिफरेंट है, मुझे आप पहले अति तनु करिए, उसके बाद भी मैं सिर्फ 2 ही ऐसे तत्व हैं, 2 ही ऐसी धातुएं हैं जिनके साथ अभिक्रिया करूंगा और जो है हाइड्रोजन गैस दूंगा। किसी और के साथ मुझे मिलाओगे तो मैं अभिक्रिया करूंगा, उत्पाद तो दूंगा, पर हाइड्रोजन गैस नहीं दूंगा। बात समझ में आ रही है? तो इस सूत्र में सिर्फ ये और इधर वाला जो भाग है वो बैठता है बिल्कुल फिट। क्लियर? तो आप इसको नोट कर लें, अपनी कॉपी में आप नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे कि तनु HCl और तनु H2SO4 जो होता है ये धातुओं के साथ लवण और H2 गैस देता है, वहीं के वहीं HNO3 वो भी कैसा, अति तनु, वो मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ लवण और हाइड्रोजन गैस जो है वो देता है। अभिक्रिया तो करता है पर हाइड्रोजन गैस नहीं देता है यदि आप उसको तनु लेंगे या फिर सांद्र लेंगे या फिर आप किसी और धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी थी, इसको आप करें नोट। अब हम कर रहे हैं क्या, इसको आप पहले नोट करें, इसके बाद देखते हैं हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स जहां से जो है आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। चलिए तो एक काम करते हैं, 1 बाय 1 अभिक्रियाएं देख लेते हैं और जल्दी से जो है इसके बहुत सारे जो उदाहरण है उसको हम समझ लेते हैं ना। इसको आपने अपनी कॉपी में नोट कर ही लिया है। तो कौन सा अम्ल आप लेंगे, हमारे पास जो है इसी उसमें कलर में 3 वैरायटी है, आप कौन सा लेंगे? तो सबसे पहले एक काम करते हैं, अब जो भी मैं अम्ल लूंगा वो कैसा लूंगा भाई, तनु लूंगा, सांद्र नहीं लूंगा। तो मैं एक काम करता हूं, HCl लेता हूं और HCl की मैं अभिक्रिया कराता हूं किसके साथ में, आपके जिंक के साथ में। तो ये हो गया हमारा HCl और हम इसको जस्ते के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो HCl की अभिक्रिया हम करा रहे हैं आपके जस्ते के साथ में, अब मिलना चाहिए लवण। अब ध्यान से देखिएगा, अब क्योंकि अम्ल, क्षारक और लवण के सूत्र को हमने इतने अच्छे तरीके से समझ लिया है कि अब आपको बनने वाला जो उत्पाद है वो क्लिक करेगा कि हाँ ये जो उत्पाद बना है ये लवण होगा, क्योंकि इसमें एक तरफ धातु होगी और दूसरी तरफ या तो कोई अधातु होगी जैसे कि हेलोजन या फिर होंगे अधातु के ऑक्साइड। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो या तो कोई धातु होगी, धातु के साथ में या तो कोई अधातु जैसे कि आपका हेलोजन होगा या फिर किसी अधातु का ऑक्साइड होगा। अधातु का ऑक्साइड, अधातु का ऑक्साइड कहां गया, कहां गया, कहां गया, अधातु का ऑक्साइड। बात समझ में आ गई? मतलब ये कि यदि आपने अम्ल, क्षारक और लवण को पहचानना सीख लिया, जो कि हम कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो इसके बाद इस पूरे चैप्टर में अभिक्रियाओं में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाने वाली है। बात समझ में आ गई? मतलब ये जो हमने इतनी सारी मेहनत की और समय लेकर इस चीज को सीखा है, अब ये देखो कैसे खटपट खटाखट खटाखट जो है दिमाग के अंदर होगा फिट। हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका, इसके हम क्या कर रहे हैं, किससे, Zn के साथ में। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? सबको पता है कि ZnCl2 बनेगा और आपको तो ये भी पता है कि ZnCl2 ही क्यों बनेगा, ZnCl3 क्यों नहीं बनेगा, ZnCl क्यों नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई? तो ZnCl2 बनेगा और साथ में जो है निकलेगी H2 गैस।
पर क्या यह अभिक्रिया जो है ये बैलेंस्ड है? तो नहीं, यह अभिक्रिया जो है ये बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं है। इसका मतलब आपको आगे जो है वो 2 से गुणा करना पड़ेगा। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, हमने ये भी सीख लिया कि यहां जो रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण है हम उसको किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। मतलब ये, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब हम जो भी पढ़ेंगे वो 3 चैप्टर्स में रिवाइज होगा। कौन सा? पहला अध्याय जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, दूसरा अध्याय जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण जिसको भी हम पढ़ रहे हैं, और तीसरा अध्याय जो कि धातु और अधातु के संदर्भ में रहेगा। बात समझ में आ गई? तो अब सभी स्टूडेंट्स को रटने की जरूरत नहीं है भाई। HCl जो है वो आपका अम्ल होता है, क्लियर हो चुका है, सूत्र मैंने लिखवाया है थोड़ी देर पहले। जिंक जो है वो एक धातु है, जिंक क्लोराइड क्या है? लवण है, और हाइड्रोजन गैस निकल चुकी है। तो अभिक्रिया देख ली, उसका जो समीकरण है उसको भी संतुलित कर लिया। और यदि हम अभिक्रिया के प्रकार के बारे में जाने तो अभिक्रिया का जो प्रकार है वो भी अब आपको क्लियर है, क्योंकि आपको पता है कि जिंक ने यहां से हाइड्रोजन को अलग कर दिया। जिंक जो है उसने हाइड्रोजन को अलग कर दिया और खुद उसकी जगह पर जाकर कनेक्ट हो गया। इसका मतलब ये है एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया। बात समझ में आ रही है? तो दुनिया लगाती है एक तीर से 2 निशाने, हमने लगाए हैं एक तीर से 3 निशान। और यहां पर जो है हमने 3 चैप्टर्स के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक साथ ही कवर कर लिया। बात समझ में आ रही है? यही है आपकी ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें क्या होता है कि एक साथ कई टॉपिक्स का रिवीजन चल रहा होता है, बशर्ते आपका थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और मुझे पता है कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़े ध्यान से क्लासेस देखते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भले ही हम ये कक्षा 10वीं के लिए पढ़ रहे हैं, पर कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये बड़े काम की चीज है। आप अपने बड़े भैया दीदी लोगों को रिकमेंड कर सकते हो कि इस तरीके से जो है कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर करते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, तो क्या हुआ, HCl के साथ जिंक मिलाया, ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई और इस तरीके से संतुलित अभिक्रिया आपकी बन गई। क्लियर हो गई कहानी? अब एक काम करते हैं, एक अभिक्रिया और करते हैं। अब हम तनु H2SO4 लेते हैं। क्या लेते हैं? तनु H2SO4, ठीक है ना। चलो इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में। कहानी बड़ी सिंपल है, विस्थापन अभिक्रिया हो चुकी है। अब लेंगे तनु H2SO4। क्या कहते हो? मजा आ रहा है? बात समझ में आ रही है? मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, तो बात करेंगे तनु H2SO4 की। अब H2SO4 क्या है? तो ये एक होगा अम्ल प्रकार का, एक प्रकार का अम्ल, क्योंकि एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ आपके अधातु का ऑक्साइड है, और ये हमेशा निर्माण करेगा किसका? अम्ल का। और इसके साथ में हम क्या करते हैं? जिंक मिला देते हैं। फिर से जिंक मिला दिया। बात समझ में आई? क्या बनेगा? तो ये विस्थापन अभिक्रिया होगी, ये फिर से विस्थापन अभिक्रिया होगी, और जो जिंक होगा वो H2 को एक तरफ कर देगा और उसकी जगह जाकर कनेक्ट हो जाएगा। तो ये कैसा होगा? ध्यान से देखिएगा। तो ये हो जाएगा जिंक सल्फेट, और साथ में जो है हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। अब एक बात बताओ, समझ में आया ना कि जिंक सल्फेट जो है वो एक प्रकार का सोडा है या फिर है लवण या नमक। कैसे है? तो भाई आपका धातु है और उसके साथ क्या है? आपका अधातु का ऑक्साइड। जैसा कि ये लो, जैसा कि कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है, सोडा है। बात समझ में आ रही है? जिंक सल्फेट होगा, कहीं पर पड़ा होगा इधर उधर, और नहीं भी पड़ा होगा तो हम बना लेंगे, घर की बात है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से जो है पूरा कॉन्सेप्ट्स की धज्जियां हम उड़ा चुके हैं। अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कौन सी धातुएं जो होती हैं वो इस प्रकार की अभिक्रियाएं करती हैं। तो मैं लिखवा देता हूं आप लोगों को। एक तो भाई जिंक है, एक आपकी आयरन है, एक आपकी मैग्नीशियम है, और एक आपकी जो है उसमें आप ले लो कैल्शियम। बट कैल्शियम जो है उसकी अभिक्रिया बहुत ज्यादा होगी, तो कैल्शियम नहीं करेगा। आप ये 3 लिख लो, इसमें आपका काम चल जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से जो है कितना आसान हो जाता है जब आप ये जानने लगते हैं कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है ना। चलिए इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक, ओके। अब ध्यान से यहां पर देखो, इस वाले भाग को मैं मिटा रहा हूं। अब यदि कोई बोले कि सर ये जो अभिक्रिया यहां पर हो रही है इसका कोई प्रयोग भी होगा क्या, ठीक है, तो आप पहले मुझे ये बताइए, क्या ये जो अभिक्रिया दिख रही है आपको एकदम सिंपल लग रही है, एकदम क्यूट सी लग रही है, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब देखो, अब इसका यदि हम प्रयोग करना चाहेंगे तो आपको लगेगा सर बड़ा आसान होगा ये तो, और ये आसान ही होता है। क्या आपको बाजू में एक डायग्राम दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो इस डायग्राम में
आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो अभिक्रिया हमने बड़े आसानी से लिखी है उसको एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया। कैसे? देखो, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, और उसमें क्या डाल दिया गया भाई? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक के टुकड़े डाल दिए गए। क्यों डाल दिए गए? दानेदार जिंक के टुकड़े होंगे तो और आसानी से वो क्या कर सकते हैं? अभिक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, देखो, अब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक के टुकड़े डाले तो क्या मिलेगा? तो सबसे पहले तो ZnSO4 मिलेगा। तो आपका जो ZnSO4 है वो तो भाई यहां बैठ जाएगा ऐसे तलहटी में, और कौन सी गैस निकलेगी? H2 गैस निकलेगी। ये जो H2 गैस है वो यहां से निकलेगी और ऐसे 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 घूमते फिरते साबुन के विलयन तक जाएगी। तो यहां से जो है हाइड्रोजन गैस घूमकर यहां जा रही है। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो जो निकलने वाली गैस है वो हाइड्रोजन गैस है? तो हम क्या करेंगे, हम ध्यान से देखिएगा, यहां पर जब वो जाएगी साबुन के विलयन में तो उसके क्या बनेंगे? बुलबुले। क्या बनेंगे भाई? इसके बुलबुले बनेंगे। और ये बुलबुले जो हाइड्रोजन गैस के बनेंगे, आप उसके ऊपर एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर आइए। तो जलती हुई मोमबत्ती से क्या होगा? जब हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जो हैं वो क्या करेंगे? जब वो उसके साथ अभिक्रिया करेंगे, जब वो उसके साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये अभिक्रिया होगी जिसको हम बोलेंगे 2H2 धन O2, और आपको मिल जाएगा 2H2O। खेल खत्म, दैट्स ऑल। और साथ में मिलेगी बहुत सारी ऊष्मा। तो वही लिखा हुआ है। और मजेदार बात क्या है कि जब हाइड्रोजन गैस जलती है तब जो आवाज होती है उसको हम पॉप ध्वनि कहते हैं। फटफट की आवाज के साथ में जो हाइड्रोजन गैस है वो जलती है। लिखा होगा, देखो ये लिखा हुआ है, फटफट की ध्वनि के साथ में हाइड्रोजन गैस का क्या होता है भाई? दहन होता है। बात समझ में आ गई? तो हाइड्रोजन गैस जो है उसका दहन होगा। पता लगाने के लिए हमने उसके ऊपर क्या लेकर आए थे? जलती हुई मोमबत्ती। और उससे पता चल गया कि जो हाइड्रोजन गैस है वो जलती है और निर्माण करती है किसका? जल वाष्प का। जल का निर्माण नहीं करेगी, उतनी गर्मी में वो जल थोड़ी रहेगा, वो वाष्प के रूप में रहेगा। तो क्या बनाएगा? तो ये बनाएगी जल वाष्प, और साथ में आपको मिलेगी ऊष्मा। तो ये जो हाइड्रोजन गैस यहां पर निकली है एक अच्छा ऊष्मा का स्रोत हो सकती है। चलो, तो इस तरीके से अभिक्रिया हमने देख ली, और वो डायग्राम जो कि इतना बड़ा और अजीब सा आपको दिख रहा था, उम्मीद है आपको ये बहुत ही ज्यादा लग रहा होगा आसान। ठीक है ना? नोट कर लो। चलो, कर लिया, इसको यहां से हटा दे, क्या कहते हो? ठीक है, चलो अब इसको यहां से हटाते हैं स्टूडेंट्स और चलते हैं भाई। अब अम्ल ने तो कर लिया किसके साथ में? धातु के साथ में अभिक्रिया। अब बारी है किसकी? क्षारक की, कि क्षारक जो रहेगा वो किस तरीके से धातु के साथ अभिक्रिया करेगा। तो सिंपल सी कहानी है कि जो क्षारक रहते हैं जब ये किसके साथ अभिक्रिया करते हैं? धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो ये भी निर्माण करते हैं किसका? किसका किसका? तो ये निर्माण करते हैं लवण का, और साथ में जो है हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अब एक काम करते हैं, एक क्षारक लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया है यहां पर NaOH, और इसकी मैं अभिक्रिया करा रहा हूं जिंक के साथ में, और देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, बढ़िया तरीके से इसको जो है लिख लो, और जो है आप बनाकर दिखाओ मुझे कि क्या अभिक्रिया होगी और कौन सा लवण बनेगा और कैसे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, चलो कर लिया ट्राई, वीडियो रोककर ऐसा करना था आपको, कर लिया आपने ट्राई। चलिए अब देखिए भाई, हाइड्रोजन गैस में 2 हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन यहां है पर वो एक ही है, तो आगे 2 लगा दो। जैसे ही आपने 2 लगाया सब कुछ 2 2 2 2 2 हो गया। अब ये जो चीज बनेगी ये क्या बनेगा? ध्यान से देखना, Na2 ZnO2, और साथ में जो है हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। देखो 2 हाइड्रोजन थे, वहां 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन थे, वहां पर भी है, 1 जिंक था, 1 है, 2 सोडियम है, 2 सोडियम है। तो ये जो चीज हमें मिली इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। सोडियम, और क्या होगा? तो ये होगा आपका सोडियम जिंकेट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपकी धातु किसी धातु ऑक्साइड के साथ भी होती है, धातु यदि किसी धातु ऑक्साइड के साथ भी होती है तो इसको भी हम कहते हैं आपका क्या? लवण। धातु यदि किसी धातु ऑक्साइड के साथ होती है तो इसको भी हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये भी क्या होगा? ये होगा एक प्रकार का लवण, और धातु जो है धातु ऑक्साइड के साथ निर्माण करती है किसका? भाई लवण का निर्माण करती है। ऐसे कुछ एक धातुएं
धातु ऑक्साइड के साथ जो लवण का निर्माण करती है। अभी हम क्या देख रहे थे कि जो धातु है अधातु ऑक्साइड के साथ में किस चीज का निर्माण करती है भाई, लवण का। अभी हम ये देख रहे थे स्टूडेंट्स कि जो धातु है वो अधातु ऑक्साइड के साथ में लवण का निर्माण कर रही है। पर यहां पर हमने ये जाना कि जो धातु है वो धातु ऑक्साइड के साथ क्या निर्माण करती है, लवण का। मतलब कोई धातु किसी धातु ऑक्साइड के साथ हो या फिर कोई धातु किसी अधातु ऑक्साइड के साथ हो, हमेशा ऐसी स्थिति में हमें मिलेगा लवण यानी कि नमक। और कैसा, तो यहां पर स्वाद अनुसार नहीं मिलेगा, यहां पर मिलेगा अभिक्रिया अनुसार। और यहां पर सिर्फ NaCl नमक नहीं होता है, यहां पर जो है बहुत सारे नमक होते हैं, जिसका जो सामान्य सूत्र है वो हम लोगों ने देख लिया है। बात समझ में आ गई? चलो इसको भी नोट कर लो। ठीक है, कर लिया नोट, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। इंटरेस्टिंग बात क्या है, अब इसके बाद के जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं। मतलब ये कि अब जितने भी टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे, बात समझ में आ रही है, आपको ये नहीं लगेगा कि हम कुछ नया पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो भी अम्ल, क्षारक और लवण उपयोग होगा उसको हम ऑलरेडी जो है पढ़ चुके हैं। बात समझ में आई? ये है बात इंटरेस्टिंग। चलो कर लिया है नोट। इसके मैं 2-3 उदाहरण और देता हूं, है ना। चलो लवण के मैं 2-3 उदाहरण और दे देता हूं यहीं पर। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। चलो तो भाई लवण जो है आपके वो 2 प्रकार के, रुको, इसका जो है आज खेल खत्म ही कर देते हैं। ठीक है, आप ना यदि आपके बड़े भैया दीदी कक्षा 11वीं 12वीं में होंगे, आप उनसे पूछना कि जो चीज आप सीख रहे हो ये क्या उनको पता है। बहुत सारे बच्चों को पता होगी, ऐसा नहीं है, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको शायद अच्छे तरीके से क्लिक ना होगी, तो आप यहाँ पर उनका हेल्प करके हीरो बन सकते हो। बड़ा मजा आता है जब छोटी क्लास में रहकर बड़ी क्लास के किसी कॉन्सेप्ट्स की हम धज्जियां उड़ा देते हैं और सीख जाते हैं, तब बड़ा मजा आता है बच्चों, राइट। चलो तो लवण क्या होगा, तो ये होगा आपका धातु संघ हैलोजन। ठीक है, एक तो ये ले लीजिए आप। दूसरा जो है वो क्या होगा, धातु संघ आपका अधातु ऑक्साइड। अधातु ऑक्साइड लिखा हुआ है, बोल रहा हूं इसलिए पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना। चलो, और ये आपका धातु संघ क्या होगा, धातु ऑक्साइड। अभी उदाहरण देख लेंगे, सारी धज्जियां उड़ा देंगे, डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब आपके तो ये भी समझ में आ रहा होगा अब कि मैं NaCl में 1 क्लोरीन क्यों ले रहा हूं और मैग्नीशियम क्लोराइड में मैं 2 क्लोरीन क्यों ले रहा हूं और एल्यूमिनियम क्लोराइड में मैं 3 क्लोरीन क्यों ले रहा हूं। इन सब का लेना देना है संयोजकता के साथ में, जिसको हम कर चुके हैं बढ़िया तरीके से डिस्कस। ठीक है, सब दिमाग के अंदर फिट। धातु के साथ अधातु ऑक्साइड, जैसे कि बात करेंगे CuSO4 की, जैसे कि बात करेंगे Na2CO3 की। ठीक है, धातु के साथ धातु ऑक्साइड, जैसे कि हम बात करेंगे सोडियम जिंकेट की, जैसे कि हम बात करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट की, जैसे कि हम बात करेंगे K2Cr2 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट की। सोडियम जिंकेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्योंकि ये क्रोमियम है, उसका जो आयन बनेगा वो क्रोमेट आयन बनेगा। कहानी समझ में आ गई? बस इतना सा था खेल। चलो, आज के बाद आपको किसी भी प्रकार के किसी भी लवण में, नमक में कोई दुख दर्द होने वाला नहीं है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये अभिक्रिया भी हम देख चुके हैं, अब बढ़ते हैं आगे। तो हमने धातुएं और अधातु, धातुएं और धातुओं के साथ में अम्ल और क्षारक की जो अभिक्रियाएं हैं वो बढ़िया तरीके से देख ली है। मैंने आपको अति तनु HNO3 वाली जो अभिक्रियाएं थी उसके बारे में बात नहीं की है। ठीक है, फिलहाल में जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम पढ़ेंगे आपके धातु और अधातु वाले अध्याय में। चलो इसको भी नोट कर लो। कर लिया? क्या कहते हो, आगे बढ़ेंगे? ठीक है, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये कार्बोनेट क्या होता है, बिल्कुल पता है मेरे सभी स्टूडेंट्स को कि कार्बोनेट क्या होता है। तो धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है, इसके अम्ल के साथ में कैसे अभिक्रियाएं करती हैं। धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के अम्ल के साथ में आपके धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होते हैं वो अम्ल के साथ कैसे अभिक्रियाएं करते हैं, इसको हम देख लेते हैं, है ना। चलिए, तो बड़ी सिंपल सी कहानी है।
इसके लिए हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं क्या हमारे पास कोई जानकारी मौजूद है। तो बिल्कुल है, ये हम पढ़ चुके हैं, ये तो हमने पढ़ ही लिया है। अच्छा, एक और चीज यहां से हम कर सकते हैं, ध्यान से देखो, एक चीज और आपको याद रखनी है। आपकी किताब में एक अभिक्रिया दी है जिसमें क्षार जो है अलग से टॉपिक नहीं बना है स्टूडेंट्स, जिसमें क्षार जो रहेगा आपका CO2 से अभिक्रिया करेगा, अलग से टॉपिक नहीं बना है, पर इसी में बना दिया गया है कि आपका जो क्षार रहेगा वो किससे अभिक्रिया करेगा, तो CO2 से अभिक्रिया करेगा, आपको मिलेगा लवण और जल। तो एक काम करते हैं, एक क्षार ले लेते हैं। कौन सा क्षार लेंगे, तो NaOH ले लेते हैं, ठीक है, यहां से अपना काम चल जाएगा। ये चीज हम पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको हम हटा देते हैं, इसको बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। चलो, तो एक काम करते हैं, एक क्षार लेते हैं जैसे कि NaOH। समय बचाने के लिए मैंने कुछ चीजों को पहले से लिखकर रखा हुआ है जिसकी हमें यहाँ पर जो है हेल्प मिल जाएगी। चलिए, NaOH के साथ में मैंने मिलाया है CO2। अब जो है मुझे मिलना चाहिए एक लवण और मिलना चाहिए जल। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो H2O बना ही देते हैं। और यहां पर हम लगा देते हैं, रुको, आज तो इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स की धज्जियां उड़ा देंगे, ध्यान से देखना। तो यहां पर लगा दिया है 2, क्योंकि वहां पर मेरे पास हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। ऑक्सीजन मेरे पास स्टूडेंट्स यहां पर 2 हैं और यहां पर भी मेरे पास 2 हैं, सीधी सी बात है ऐसा। अब देखो, अब क्या बन रहा है भाई, लवण बन रहा है, और लवण क्या होता है, तो सोडियम है ना यहां पर, यानी कि धातु के साथ या तो धातु का ऑक्साइड या तो अधातु का ऑक्साइड। अब हमें अधातु का ऑक्साइड दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये बनेगा Na2CO3। अब ये मत बोलना कि सर आपने सोडियम 2 क्यों लिया और कार्बोनेट जो है उसका 1 आयन क्यों लिया, ये सारी कहानी समझा चुका हूं। अब ध्यान से देखो, 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, वहां 3 ऑक्सीजन, यहां पर 1 ऑक्सीजन, यानी कि हो गए आपके कितने ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 1 है, और सारी चीजें बैलेंस हो गई। तो ये होगी वो अभिक्रिया, ये होगी वो अभिक्रिया। बात समझ में आ गई, मतलब ये कि आपका जो क्षार होगा वो CO2 के साथ मिलकर लवण बनाएगा और कौन सी चीज देगा भाई, जल देगा। क्लियर है कहानी, इसको भी नोट कर लो। बात समझ में आ गई, पक्का जी। चलिए, तो ये जो है किसके लिए दिया हुआ था, आप यदि याद ध्यान से देखेंगे तो आपकी किताब में ये दिया होगा, ये वाली अभिक्रिया भी दी होगी आपकी किताब में, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मैंने NaOH के साथ बनाया है, आपकी किताब में जो है CaOH2 के साथ में दिया होगा CO2, और आपको मिल रहा होगा, अब ध्यान से देखो, CO2 दिया है तो फिर से कार्बोनेट मिलेगा, और इस बार आपको मिलेगा लवण के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि इस तरफ धातु है, यहां पर CO2 है तो कार्बोनेट मिलेगा, फिक्स्ड है, और यहां पर आपको मिलेगा जल ही जीवन है। अब ध्यान से देख लेते हैं बैलेंस्ड है क्या। चलिए, तो संतुलित है या नहीं वो ध्यान से देख लेते हैं। एक कैल्शियम, ऑक्सीजन यहां पर 2 हैं और यहां पर 2 हैं, 4, 3 और 2 हो गया, बैलेंस लग रही है। और हाइड्रोजन यहां पर 2 हैं और हाइड्रोजन वहां पर भी 2 हैं, इसीलिए आपको क्या मिला। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात, इस वाले को तो हम 4 चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो अभिक्रिया है स्टूडेंट्स, इसको हम पढ़ने वाले 4 चैप्टर्स में। कितने चैप्टर्स में पढ़ेंगे भाई, 4 चैप्टर्स में पढ़ेंगे इस वाली अभिक्रिया को। क्यों पढ़ेंगे बताता हूं, ध्यान से देखिए। ये जो चीज है ये क्या है, आपका क्षारक है। ये क्या है, तो ये आपका अधातु ऑक्साइड है। उसके साथ ये जो है ये क्या मिल रहा है आपको, लवण मिल रहा है। बात समझ में आ रही है। और ये वाली जो चीज है वो तो आपका जल है। अब जब भी हम बात करेंगे किसके बारे में, आप कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, जब भी हम ऐसा कोई टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें जो है हम चूने की पुताई के बारे में बात करेंगे, बात समझ में आ रही है, तो उस कंडीशन में हम ये देखेंगे कि जो चूने का पानी रहता है वो क्या करता है। ध्यान से देखो, आपने कई बार पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में भी, 7वीं 8वीं 9वीं में, कि चूने के पानी में आप यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालते हो तो चूने का पानी जो है वो दुधिया हो जाता है। ऐसा होता है, पक्का होता है ना। चलो, तो चूने के पानी में यदि आपने डाल दिया कार्बन डाइऑक्साइड तो वो दुधिया हो जाएगा। वो दुधिया हो जाएगा, इसका मतलब ये कि वो कैसा दिखने लगेगा, सफेद दिखने लगेगा। तो वो सफेद ही इसीलिए दिखता है क्योंकि किसका निर्माण हो जाता है, CaCO3। बात समझ में आई, मतलब निर्माण हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का,
और कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण होने के कारण जो चूने का पानी है वो सफेद दिखने लगता है। बात समझ में आ गई? कितनी इंटरेस्टिंग सी कहानी थी। ठीक है, चलिए तो दोनों अभिक्रियाओं को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, हम बढ़ रहे हैं आगे। ठीक, मजेदार 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 मजेदार। ठीक, चलो एकदम आसान, पक्का पक्का। चलो अब इस पूरे को यहां से हटाते हैं और वो याद रख लेना, ये सूत्र भी एक काम करो लिख ही लो अपनी कॉपी में। धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट जो होता है उसको जब आप अम्ल से मिलाते हो तो लवण मिलता है, CO2 मिलता है और जल मिलता है। समझ लेंगे इस बात को भी, है ना। चलो, लवण मिलेगा, CO2 मिलेगा, जल मिलेगा। इसको मिटा दिया यहां से मैंने। अब हम चलते हैं यहां पर, यही तो बात हो रही है। अब धातु कार्बोनेट क्या होता है भाई? तो धातु कार्बोनेट क्या होता है? तो Na2CO3 सारी दुनिया जानती है। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? तो रुको, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगा क्या होगा क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका NaHCO3। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऊपर वाला जो है वो कपड़े धोने का सोडा है और नीचे वाला जो है वो खाने का सोडा है। इसको भी इस चैप्टर में हम लवण वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि लवण अम्ल धातु यही सब चलता रहेगा इस पूरे चैप्टर में। मस्त इंटरेस्टिंग सी कहानी है। चलो अब एक चीज गौर से देखिएगा, ये जो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है इसको हम और क्या कहते हैं? तो भाई इसको हम कहते हैं धातु बाई कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट यदि है तो आप इसको बाई कार्बोनेट भी कहोगे, ठीक है। अब इसको बाई, तो कहीं पर यदि हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट लिखा है इसका मतलब एक ही है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो मिटा दूं इसको, पक्का पक्का। इस वाले भाग को मैंने यहां से मिटा दिया है, इस वाले भाग को भी मैंने यहां से मिटा दिया है, ठीक है। और हमने क्या सूत्र देखा था अभी कि धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जो रहेगा यदि वो अभिक्रिया करेगा किसी अम्ल के साथ में तो हमें मिलेगा लवण, CO2 और जल। इस अभिक्रिया को हम देख लेते हैं, ठीक है। तो या तो यहां पे भी देख सकते हैं, पड़ोस में भी देख सकते हैं, तो पड़ोस में देखते हैं। चलो, सूत्र क्या था? हाँ, वो सूत्र था, उसको हम अभी उपयोग कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो इसको हटा देते हैं यहां से। उदाहरण लेंगे, 3-4 उदाहरण आपकी कॉपी में और आपके दिमाग में फिट कर देंगे, आसानी से जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, तो धातु कार्बोनेट हो या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो निर्माण होगा लवण का, साथ में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और जल जो है वो मिलेगा। चलिए एक काम करते हैं, सोडियम कार्बोनेट से स्टार्ट करते हैं कहानी, ठीक है। चलो ये रहा सोडियम कार्बोनेट। रुको, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे होता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सोडियम सोडियम, बाहर निकलो सोडियम कार्बोनेट, और इसकी अभिक्रिया कराई किसके साथ? HCl, और हमें मिलेगा लवण। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो CO2 बना लेते हैं, H2O बना लेते हैं, और फिर ये देखेंगे इसको बैलेंस करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो भैया ऐसा है, सिंपल सी कहानी है कि यहां पर HCl है, वहां 2 हाइड्रोजन है, यहां पर एक ही हाइड्रोजन है, आपको आगे 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 आकर लगाना पड़ेगा। चलो, और साथ में देखते हैं क्या मिलता है। यहां सोडियम, वहां क्लोरीन, दुनिया का सबसे अच्छी जोड़ी है रसायन विज्ञान की, सबसे अच्छी जो जोड़ी है, सबसे अच्छा जो कपल है वो होता है आपका NaCl, क्योंकि उनके बीच में बड़ा ही स्ट्रॉन्ग आयनिक बंध होता है, इसलिए ये बन जाएगा NaCl और इसके आगे आ जाएगा 2। अब आप देखो रसायन, ये जो समीकरण है ये संतुलित है कि नहीं है, और बताओ मुझे। 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 1 कार्बन 1 कार्बन, ऑक्सीजन 3 और वहां पर भी ऑक्सीजन 3, मतलब अभिक्रिया जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो चुकी है, बैलेंस, ठीक है ना। चलो अब एक काम करते हैं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो लिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 और इसको मिला दिया हमने HCl के साथ में, और क्या मिला? तो लवण मिल रहा है हमें, CO2 गैस मिल रही है और H2O गैस मिल रही है। चलो ये तो हमें मिल गया। यहां सोडियम है, वहां क्लोरीन है, तो हमें मिलना चाहिए NaCl। अब कितने मिलने चाहिए और क्या होना चाहिए वो देख लेते हैं। एक सोडियम एक क्लोरीन बिल्कुल सही है, एक सोडियम एक क्लोरीन बिल्कुल सही है, ये सोडियम वाली कहानी जो है वो बिल्कुल क्लियर है।
बात समझ में आ गई। एक सोडियम है, एक क्लोरीन है, बिल्कुल सही है। कार्बन एक, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 2 और एक 3, और बधाई हो, हाइड्रोजन इधर 2 और उस तरफ भी हाइड्रोजन जो है वो आपके 2 हैं। समीकरण की उड़ चुकी है धज्जियां और हमने इस समीकरण को बढ़िया तरीके से संतुलित कर लिया है। जरूरत ही नहीं थी, अपने आप संतुलित हो गया। बात समझ में आ रही है? मतलब जो मेहनत करते हैं किस्मत भी उनका साथ देती है। बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी थी। ऊपर वाली अभिक्रिया में मेहनत की, नीचे वाली अभिक्रिया में किस्मत ने ऑटोमेटिकली रिएक्शन को क्या कर दिया, एकदम बैलेंस्ड कर दिया। बात समझ में आई? मतलब यह है कि यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो ये पहली अभिक्रिया थी, ये दूसरी अभिक्रिया थी। धातु कार्बोनेट के साथ में, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, दोनों ही केस में आपको मिलेगा क्या क्या क्या, अम्ल और लवण, CO2 और जल। अब इसके साथ करके दिखाओ, चलो। CaCO3 के साथ में HCl की अभिक्रिया करके दिखाइए और KHCO3 के साथ में हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसके साथ भी आप HCl की अभिक्रिया कंप्लीट करके दिखाइए, फिर इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्या कहते हो भाई, बड़े आसानी तरीके से आपने जो है इस अभिक्रिया को कंप्लीट कर लिया होगा। मजे की बात क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जो है आपकी परीक्षाओं में पूछ ली जाती है ना। चलो देखते हैं। तो भाई यहां तो CO2 बनाया होगा आपने और H2O बनाया होगा, ये तो बनना ही है। चलिए, और कैल्शियम है, क्लोराइड है, सो दिस विल टर्न इनटू कैल्शियम क्लोराइड। अब ये मत बोलना कि सर आपने यहां तो एक क्लोरीन लिया था और यहां पर 2 क्लोरीन क्यों ले लिया, क्योंकि हमें भी पता है कि कैल्शियम जो है वो 2 आबंधन करता है। बात समझ में आ गई? पक्का। चलिए, और ये कैसे पता चलेगा हमें, तो ये हमें पता चलेगा यहां से। देखो, कैल्शियम 2, सोडियम 1, तो सारा जो पिटारा है वो वहीं छुपा हुआ है। बैलेंस कर लेंगे इसको, 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, खेल खत्म। चलिए, KHCO3 और HCl आपका जो है क्या बनाएगा, तो फिर से सबसे पहले CO2 बनाइए, H2O बनाइए और साथ में क्या कीजिए, एक तरफ पोटेशियम है, एक तरफ क्लोरीन है। मतलब ये फिक्स्ड है कि ये दोनों जो हैं ये मिलकर बनाने वाले हैं पोटेशियम क्लोराइड। जैसा सोडियम के साथ हुआ था वैसा ही होगा आपके पोटेशियम के साथ में, क्योंकि जो पोटेशियम है वो सोडियम के दूर की मौसी का बेटा है। मतलब ये कि दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक जैसे। बात समझ में आ गई? तो दूर के थोड़ी हुए, पास के ही हुए ना फिर, ठीक। चलो, तो ये हो गया KCl, ये रिएक्शन दोनों बैलेंस्ड है। इस तरीके से धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जो रहेगा, जब कभी भी किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे आपको मिलेगा लवण, CO2 और जल। इस तरीके से जो है ऐसी किसी भी अभिक्रिया को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो हमने अच्छे तरीके से सीख लिए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। हम आते हैं यहां पर, इस अभिक्रिया को हम बढ़िया तरीके से कर चुके हैं। अब एक काम करते हैं, ध्यान से देखो। अब जो हमारे पास एक जो डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, चित्र दिया हुआ है, वहां से हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई सोडियम कार्बोनेट तो यहां पर था, मतलब कि ये था आपका Na2CO3, ठीक है, और यहां पर था आपका क्या, तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब कि आपका डाइल्यूट तनु HCl था। DIL का मतलब क्या होगा आपका, ये तनुकृत होगा, डाइल्यूट होगा। चलिए, दोनों को जब हमने अपने मिलाया तो क्या मिला होगा, तो NaCl तो मिला ही मिला होगा। ध्यान से देखो, कहां गया, ये यहां पर NaCl मिला होगा। इन दोनों, ये वाली अभिक्रिया करा रहे ना उस क्षेत्र में, तो NaCl मिला होगा, H2O मिला होगा, CO2 मिला होगा। चलो, तो NaCl जो है वो तो यहीं पे रख गया। NaCl जो है भाई वो ठोस होता है, वो तो वहीं रुक गया। जल जो था वो भी वहीं रुक गया। पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो यहां से चले गई बाहर। बात समझ में आ रही है? यहां से जो है कार्बन डाइऑक्साइड चले गई बाहर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिर हमने किससे मिलाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन से। इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने मिलाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, मतलब हमने मिलाया कार्बन डाइऑक्साइड को किसके साथ में। अब कार्बन डाइऑक्साइड का ना तो कोई स्वाद होता है, ना ही कोई रंग होता है, और ना ही कोई गंध होती है। बात समझ में आ रही है? इसका कोई भी स्वाद, कोई भी गंध या कोई भी आपका जो रंग है वो नहीं होता है। सॉरी, आगे बढ़ेंगे। अब यदि ऐसा नहीं होता, इसका मतलब ये कि आप कैसे बताओगे कि CO2 गैस बाहर निकल रही है, तो आप क्या करोगे, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी अभिक्रिया करा दो इसके साथ में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन आप बनाना जान चुके हैं, इसलिए ये बन जाएगा CaCO3
क्या बन जाएगा, CaCO3 और H2S अभिक्रिया को अभी हम लोगों ने देखा था। तो ये जो है कैसा हो जाएगा भाई, दुधिया हो जाएगा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सफेद कलर का होता है, तो ये जो विलयन होगा, ठीक है, इस परख नली में जो विलयन होगा वो कैसा हो जाएगा, देखो दुधिया हो जाएगा। दुधिया हो जाएगा मतलब ये जो है इस कलर का हो जाएगा, इस कलर का बेसिकली यहां पर इस कलर का जो है ये हो जाएगा आपका दूध जैसा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, क्योंकि उसके अंदर बन जाएगा आपका CaCO3। बात समझ में आ गई, सिंपल सी कहानी थी। आगे बढ़ेंगे, कॉपी में नोट कर लो इसको भी, है ना। चलिए, तो क्या कहते हो, क्या ये सारी रिएक्शंस, क्या इस चैप्टर में हम जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं आपको बढ़िया से समझ में आ रही है या फिर नहीं, प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि जब तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे तैयारी करेंगे कि इन टॉपिक से कुछ भी पूछ लिया जाए वो आपको बनना ही चाहिए, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, अब देखते हैं। सबसे पहले तो भाई इसको यहां से क्लियर करते हैं। धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारा हो चुका है। अब देखते हैं कि जो अम्ल एवं क्षारक होते हैं सॉरी अब देखते हैं कि जो अम्ल एवं क्षारक होते हैं वो परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। मतलब ये कि यदि एक अम्ल को एक क्षार में मिला दिया जाए तो क्या होगा। बात समझ में आ रही है, देखते हैं इससे क्या होता है। तो चलिए 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 इस कहानी को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि एक अम्ल जो रहेगा वो एक क्षारक से मिलकर, एक अम्ल जो रहेगा वो इस क्षारक से मिलकर क्या बनाएगा, तो भाई ये बनाएगा लवण, ठीक है। और साथ में जो है कौन सी चीज मिलेगी, तो जल मिलेगा। तो जब आप एक अम्ल को जब आप मिला देते हो किसके साथ में, जब आप एक अम्ल को किसके साथ मिला देते हो, रुको एक मिनट, रुको। जब आप एक अम्ल को मिला देते हो जो कि आपका HCl है, किसके साथ में आप मिला देते हो NaOH के साथ में। और आपका जो NaOH है वो क्या है भाई, तो वो एक प्रकार का क्षारक है। तो जो चीज हमें मिलती है वो क्या होगा, तो वो होगा एक प्रकार का आपका NaCl, ध्यान से देखिए, और यहां पर होगा आपका H2O। ये होना ही है, बात समझ में आ गई, ये होना ही है। जब आप एक अम्ल को एक क्षारक के साथ मिलाएंगे आपको मिलेगा लवण और साथ में जो है मिलेगा जल। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर हुआ क्या, ध्यान से देखिएगा। ये जो अम्ल है ये कैसा है भाई, तो देखो इसका जो pH है वो कैसा है, 7 से कम है। इसका जो pH है वो कैसा है, 7 से कम है। इसका जो pH है वो कैसा है, 7 से ज्यादा है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम चिन्हित रूप में लिख लेते हैं। इसका जो pH है वो 7 से कम है और इसका जो pH है वो 7 से ज्यादा है। अब एक 7 से कम pH और एक 7 से ज्यादा pH वाले को यदि आपने आपस में जोड़ दिया है, इसका मतलब ये होगा कि दोनों जो है एक दूसरे को क्या कर देंगे, एक दूसरे के असर को खत्म कर देंगे। और ये जो होगा ये कैसा होगा, उदासीन होगा। सिंपल सी बात है, ये कैसा होगा, उदासीन होगा। और जल जो है ये भी कैसा होता है भाई, उदासीन होता है। आप याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने एक डायग्राम दिखाया था आपको जिसमें इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने देखा था एक pH स्केल। बात समझ में आ रही है, तो जल और आपका जो लवण बनेगा वो उदासीन होगा और ये जो अभिक्रिया कहलाएगी इसको हम बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स बेटा ये हो जाएगा आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया। बात समझ में आ गई, तो ये हो गई आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। मतलब ये कि एक अम्ल एक क्षारक के साथ मिलकर निर्माण करेगा एक लवण का और साथ में बनाएगा जल। तो ये होगी आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, इसको अपनी कॉपी में आप नोट कीजिए। कुछ एक उदाहरण लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो तो इन दोनों का जो pH होगा हम वो भी देख लेते हैं, है ना। देखो इसका जो pH होगा, इसका जो pH होगा वो 7 होगा, इसका जो pH होगा वो भी आपका कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। चलो देख लिया। अब यहां पर जो है एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात जो है वो की जाती है।
कि भाई हमेशा ऐसा होगा क्या कि जब अम्ल किसी क्षारक से मिलेगा तो जो लवण आपको मिल रहा है वो हमेशा जो है उदासीन होगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो अम्ल आपका लवण है वो अम्लीय हो या फिर वो क्षारीय हो? बात समझ में आ रही है? तो अब जो चीज बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां से जो है परीक्षाओं में सवाल पूछ लिए जाते हैं कि जो अम्ल है वो कैसा होता है पीएच स्केल के हिसाब से। तो देखिए स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी कहानी है। आपका जो अम्ल नहीं, लवण कैसा होता है? तो जो लवण होता है वो आपका अम्लीय हो सकता है, क्षारीय हो सकता है और कैसा हो सकता है? उदासीन हो सकता है। बात समझ में आ गई? तो इसके भी फॉर्मूले को हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहले आप इसको कहानी को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है? अम्ल क्षारक देगा लवण और जल। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से यहां पर देखो, हम करने वाले हैं कुछ एक अभिक्रियाएं और हंगामा करेंगे इस टॉपिक के साथ में। तो ध्यान से देखिएगा, आपका यदि अम्ल जो है जब वो किससे मिल रहा है भाई? जब वो क्षारक से मिल रहा है तो वो प्रदान कर रहा है लवण, जिसको हम सोडा कह सकते हैं, और साथ में जो है वो प्रदान कर रहा है जल, ठीक है? पर जैसा कि मैंने कक्षा की शुरुआत में आपको बताया था कि जो अम्ल होते हैं वो प्रबल दुर्बल दोनों होते हैं। कुछ इसी तरीके से आपके जो क्षारक होते हैं वो भी प्रबल और दुर्बल दोनों होते हैं। इसलिए हमें कुछ फॉर्मूले याद रखने की जरूरत है। ध्यान से देखिएगा, यदि आपके पास में प्रबल अम्ल है ना, रुको 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 रुको, एक खेल यहां होगा और एक खेल जो है वो यहां होगा। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिएगा, यदि आपके पास में प्रबल अम्ल है, ठीक है, यदि आपके पास में प्रबल अम्ल है, जो बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनना, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम चाहिए होगा अपने को। ऐसा, तो एक काम करते हैं, एक तरफ यहां बना लेते हैं, हाँ, और एक तरफ जो है यहां बना लेते हैं। क्या कहते हो? बात समझ में आ गई? अब देखो, अब आएगा मजा, ठीक है? देखो, यदि प्रबल अम्ल है, ठीक है, प्रबल अम्ल है और वो मिल रहा है प्रबल क्षारक के साथ में, एक समान, यदि दोनों की सांद्रता एक समान है और प्रबलता जो है एक समान है, प्रबल अम्ल यदि प्रबल क्षारक के साथ मिल रहा है, इसको थोड़ा छोटे से लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, यदि प्रबल अम्ल जो है वो आपका मिल रहा है किसके साथ में? प्रबल क्षारक के साथ में, है ना? ध्यान से देखिएगा, प्रबल क्षारक के साथ में मिल रहा है, तो आपको जो लवण मिलेगा वो तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, हर केस में ये लवण मिलेगा अपने को। बात समझ में आ रही है? और जल भी मिलेगा, पर जल तो उदासीन मिलेगा हमेशा। बात समझ में आ गई? पर जो ये जल जो है ये हमेशा कैसा मिलेगा? तो भाई ये उदासीन मिलेगा। ये कैसा मिलेगा? उदासीन मिलेगा। और लवण जो है वो तीनों हो सकता है, अम्लीय हो सकता है, उदासीन हो सकता है और क्षारीय हो सकता है। बात समझ में आ गई? अम्लीय हो सकता है, उदासीन हो सकता है और कैसा हो सकता है भाई? क्षारीय हो सकता है। यार श नहीं बन रहा अच्छे से, रुको, हाँ, और क्षारीय हो सकता है, ठीक है? अब ध्यान से देखो, प्रबल अम्ल यदि प्रबल क्षारक के साथ मिलेगा तो जो लवण मिलेगा वो हमेशा कैसा मिलेगा? उदासीन मिलेगा। प्रबल और प्रबल जो है एक दूसरे के असर को कम करेंगे और ये जो है ये हमेशा कैसा मिलेगा? उदासीन मिलेगा। बात समझ में आ रही है? पर यदि आप क्या करते हो, प्रबल अम्ल लेते हो, प्रबल क्षार लेते हो, अब जो चीज आपको मिलेगी, अब आपको लवण तो मिलेगा और ये कैसा मिलेगा? ये आपको जो है, अब बताओ जरा, दोनों में ज्यादा तेज क्या है? दोनों में जो है प्रबल आपका अम्ल है, इसीलिए लवण जो होगा वो अम्लीय होगा। इसीलिए लवण जो होगा वो कैसा होगा भाई? तो ये होगा आपका अम्लीय होगा। हम एक काम करते हैं, दोनों के देखते हैं उदाहरण। पहले इसका उदाहरण देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो मैंने क्या किया, HCl लिया, HCl क्या है भाई? तो प्रबल अम्ल है। साथ में हमने NaOH लिया तो वो प्रबल क्षारक है। दोनों को जब हमने मिलाया तो हमें क्या मिला? हमें मिला NaCl और साथ में हमें मिला जल। अब दोनों ही प्रबल हैं, दोनों ही प्रबल हैं, दोनों ही प्रबल हैं, तो ये मिलेगा आपको उदासीन। सीधी बात यह है कि जैसा अम्ल रहेगा यदि वैसा क्षार है तो दोनों एक दूसरे के असर को काट देंगे और आपको जो चीज मिलेगी वो मिलेगी उदासीन, ठीक है? अब एक काम करते हैं, एक प्रबल अम्ल लेते हैं और साथ में हम लेते हैं एक दुर्बल क्षार।
तो दुर्बल क्षार क्या होगा, तो ये होगा आपका, कुछ भी ले लो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, मैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल जो है ये सब बना देता हूं यहां पर, इसको पहले अपनी कॉपी में नोट कर लो। चलो, प्रबल अम्ल कौन से होंगे, तो जिनको आप जानते हो वही है प्रबल अम्ल है। H2SO4, जल्दी से करेंगे HNO3। बात समझ में आ गई। बात करेंगे दुर्बल अम्ल की, तो दुर्बल अम्ल में आप एक याद रखिए, इससे काम चल जाएगा आपका, और ये है आपका है CH3COOH या फिर HCOOH, ठीक है। एसिटिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल कैसे होंगे आपके, दुर्बल होंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी क्षारक की, तो प्रबल क्षारक क्या होगा, तो प्रबल क्षारक होगा आपका क्या 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 क्या, NaOH, और साथ में क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं इसको मैं क्योंकि बहुत सारा पढ़ना है ना अभी हम लोगों को। बात समझ में आ गई। या फिर आप ले लो KOH। पर यदि हम बात करें किसकी, दुर्बल क्षार की, ठीक है, दुर्बल क्षार की यदि हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका NH4OH। चलो, अब यहां से जो खेल शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप HCl को NaOH के साथ में मिलाओगे तो अब जो चीज आपको मिलेगी वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा भाई NH4Cl और साथ में H2O तो मिलना ही है आपको। पर ये कैसा होगा, ये होगा आपका, देखो ये जो NaCl था, ठीक है, ये कैसा था आपका, ये उदासीन था। पर ये जो चीज आपको मिलेगी अब ये कैसी मिलेगी, तो सीधी सी बात है ये अम्लीय होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, ध्यान से देखिएगा, ये प्रबल है आपका और ये कैसा है, ये दुर्बल है आपका। तो प्रबल वाला जीत जाएगा, जैसा आपका अम्ल होगा वैसे ही क्या होगा, मिलने वाला जो है लवण वो होगा। मतलब अब आपको क्या मिला, प्रबल अम्ल के कारण जो अम्लीय आपको मिला लवण जो है वो कैसा मिला आपको, अम्लीय मिला। सिंपल सी कहानी है, इसको नोट कर लो पहले। चलो बात समझ में आ गई। अभी अभिक्रिया करेंगे, उससे और जो कहानी है वो बढ़िया तरीके से आपको क्लिक हो जाएगी। तो प्रबल अम्ल हो गया, प्रबल क्षारक हो गया, प्रबल अम्ल हो गया, दुर्बल क्षारक हो गया। अब इसका उल्टा करते हैं, दुर्बल अम्ल, ठीक है, दुर्बल अम्ल कर लेते हैं और प्रबल क्षारक लेते हैं। तो इस वाले भाग को मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप। अब एक काम करते हैं, हम लेते हैं क्या, दो चीजें अभी और बची हुई है हमारी, कौन सी, ध्यान से देखिएगा, सिंपल सी कहानी है, ध्यान से देखो। अब बची हुई है भाई दुर्बल अम्ल धन प्रबल जो है वो आपका क्या है, वो क्षार है। तो दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार जो देगा वो लवण तो देगा, बिल्कुल लवण देगा, और साथ में क्या देगा भाई, जल देगा। पर अब देखो प्रबल क्या है, क्षार है, इसलिए ये क्या होगा आपका, क्षारीय होगा, यह आपका जो है वो क्षारीय होगा। कुछ इसी तरीके से दुर्बल अम्ल होगा, इसका उदाहरण लिखेंगे यहां पर, और कुछ इसी तरीके से दुर्बल अम्ल यदि होगा आपके पास में और ये आपका दुर्बल क्षार के साथ मिलेगा तो फिर से वही बात हो जाएगी, लवण तो मिलेगा पर अब दोनों ही दुर्बल हैं, इसलिए फिर से वो जो है वो कैसा मिलेगा आपको, उदासीन मिलेगा। तो ये कैसा मिलेगा, उदासीन मिलेगा। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं इसको कक्षा 11वीं में पूरे के पूरे टॉपिक के रूप में पढ़ाया जाता है, एक बड़े ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में जिसका नाम है रासायनिक साम्यता। बात समझ में आ रही है, केमिकल इक्विलिब्रियम, क्लियर। चलिए, तो अब जो है उदाहरण लेंगे और वहां से जो है खेल हम शुरू करेंगे इसके पीछे का। देखो दुर्बल अम्ल ले लेते हैं, कौन सा भी दुर्बल अम्ल, तो आपने ले लिया है CH3COOH, और प्रबल क्षार ले लेते हैं तो KOH ले लेते हैं या NaOH ले लेते हैं। चलो, ये अभिक्रिया भी हम देखेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे साबुन, बात समझ में आ रही है, और जब हम पढ़ रहे होंगे कार्बन और उसके यौगिकों में एसिटिक अम्ल के बारे में, तो यह अभिक्रिया हम देखेंगे। और मजे की बात यह है कि ये देखो हमें मिली साबुन CH3COO, यहां से हाइड्रोजन निकला और क्या हुआ, यहां पर जाकर सोडियम लग गया और साथ में आपको मिला H2O। सॉरी, यहां से हाइड्रोजन निकला और वहां पर जाकर आपका लग गया सोडियम, और वो हाइड्रोजन निकल के OH के साथ मिलकर बना लिया H2O। अब मजे की बात क्या है, ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है पहले अध्याय के संदर्भ में। साथ में यदि हम बात करेंगे तो ये जो है साबुन का बनना भी है, मतलब ये कि यहां पर आपको जो उत्पाद मिल रहा है वो क्या है भाई, वो साबुन है।
साथ में ये एसिटिक अम्ल के जो है रासायनिक गुणधर्म भी है। तो बहुत सारे टॉपिक है इस रिएक्शन में, इसको बढ़िया तरीके से अपने दिमाग में रखिएगा। तो ये जो चीज आपको मिलेगी ये कैसा होगा, क्षारीय होगा। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो साबुन होती है वो क्षारीय होती है। मतलब ये कि आम के आम गुठलियों के दाम, एक एक टॉपिक से, एक रिएक्शन से हम कई चीजें साबित कर रहे हैं। पहली बात, विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। दूसरी बात, साबुन के बनने की अभिक्रिया हो रही है। तीसरी बात, जो लवण मिल रहा है वो क्षारीय है। चौथी बात, हम एसिटिक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म को पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ गई। अब एक काम करते हैं, दोनों ही दुर्बल ले लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, दोनों दुर्बल लेते हैं। तो दुर्बल में अम्ल कौन सा है भाई? CH3COOH दुर्बल अम्ल हो गया, जिसको एसिटिक एसिड कहते हैं। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्या है आपका? तो ध्यान से देखिएगा, तो ये आपका है दुर्बल क्षार। अब दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमें जो चीज मिलेगी वो होगी, ध्यान से देखिएगा, दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमें जो चीज मिलेगी वो होगी ये, ठीक है। और क्या होगी? तो CH3COO, यहां से हाइड्रोजन बाहर निकला, यहां से OH बाहर निकला, और ये हो जाएगा आपका, ठीक है, अमोनियम एसिटेट। क्या हो जाएगा? अमोनियम एसिटेट। और साथ में जो है आपको मिलेंगे जल के अणु, साथ में जो है एक जल का अणु जो है वो भी आपको मिल जाएगा। तो अमोनियम एसिटेट के साथ में मिल गया आपको जल का अणु। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमने ये साबित कर दिया कि जो लवण होते हैं वो अम्लीय हो सकते हैं, उदासीन हो सकते हैं और क्षारकीय हो सकते हैं। पर ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार के अम्ल और किस प्रकार के जो क्षार हैं वो आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। अम्ल और क्षार दोनों यदि आपके कैसे हैं भाई? प्रबल हैं तो उदासीन मिलेगा। अम्ल और क्षार दोनों आपके दुर्बल हैं तो भी उदासीन 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 मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अम्ल यदि प्रबल है तो बनने वाला जो लवण होगा वो अम्लीय होगा। अम्ल यदि दुर्बल है और क्षार यदि प्रबल है तो बनने वाला जो लवण होगा वो क्षारकीय यानी कि क्षारीय होगा। इतनी सी है कहानी, ठीक है, नोट कर लो। चलो उदाहरण भी देख लिए, अभिक्रियाएं भी समझ ली, इसके पहले की दोनों अभिक्रियाएं भी आपको क्लियर होगी। बात हो गई खत्म। इसका मतलब अम्ल और क्षार आपस में जो अभिक्रियाएं करते हैं उससे पैदा होता है आपका लवण। कहने का मतलब यह है कि ये जो हमारा चैप्टर है एसिड, क्या है हमारा चैप्टर भाई? यही है ना, एसिड, बेस और क्या था भाई? सॉल्ट। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले एसिड और बेस को पढ़ लीजिए। इसलिए इस चैप्टर की यदि हम फ्रेमिंग करेंगे तो उसमें पहले हम अम्लों के बारे में पढ़ेंगे, क्षारकों के बारे में पढ़ेंगे। जब दोनों के बारे में पढ़ लेंगे और उनकी अभिक्रियाएं आपस में कराएंगे तो जो चीज हमें मिलेगी वो होगा आपका लवण यानी कि सॉल्ट। मतलब कहीं ना कहीं एक चीज क्लियर हो रही होगी आपके दिमाग के अंदर कि अब अगला जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं पीएच के बारे में और पढ़ने वाले हैं सॉल्ट के बारे में, ठीक है। चलो तो लवण आपके कैसे भी हो सकते हैं, बात समझ में आ गई। इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, एक छोटी सी चीज हम देख लेते हैं। रुको, कहां देखेंगे इसको? हम यहीं देख लेते हैं, है ना। अब देखो आपके पास जो है अलग अलग प्रकार के लवण है। वहां पर मैं इस वाले भाग को मिटा रहा हूं और यहां पर जो है एक बढ़िया चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब आपके पास कुछ एक यदि लवण दिए हुए हैं तो आप कैसे बताएंगे कि ये अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन, है ना। तो ध्यान से देखो, अब जैसे आपके पास एक लवण दिया हुआ है, देखो देखो देखो, अब आपके पास दिया हुआ है CuSO4, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, आगे ही कर लेते हैं, चलो आगे ही कर लेते हैं ताकि आपको घबराहट ना हो बहुत सारा एक साथ देखकर। तो एक तो दिया है भाई CuSO4, दूसरा जो है ये दिया हुआ है CH3CONH4 और एक दिया हुआ है CH3COO और यहां पर दिया हुआ है आपका, या NH4Cl दे लेते हैं, चलो ठीक है। और चौथे नंबर पे आपको दिया हुआ है NaCl। अब ये बने कैसे होंगे इसको ध्यान से देख लेते हैं एक बार। अभिक्रिया यदि क्लियर है तो कनेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखो, अब CuSO4 कैसे बना होगा, कैसे बना होगा? तो ये कैसे बना होगा भाई? ये बना होगा H2SO4 धन Cu से। याद करो क्या पढ़ाया था? H2SO4 धन किससे बना होगा भाई? आपके Cu से बना होगा। तो क्या हुआ होगा ध्यान, अच्छा एक काम करते हैं, इससे ज्यादा अच्छा क्या है, हम ZnSO4 लेते हैं। रुको, हम लेते हैं ZnSO4 क्योंकि जिंक वाली अभिक्रिया हमने देख रखी है।
राइट, और यहां पर आ जाएगा आपका Zn, तो ये हो जाएगा ZnSO4 और साथ में H2। बात समझ में आ गई? तो ये तो आपका Zn हाँ, नहीं 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 नहीं, रुको, यहां पर OH2 होगा ना, क्योंकि हम एक अम्ल ले रहे हैं, हम इस तरफ अम्ल लेंगे। हम एक काम करते हैं, हम ऊपर लिख लेते हैं, रुको देखो भाई, यहां पर हम अम्ल लेंगे और यहां पर हम क्षारक लेंगे, ठीक है। तो एक तो हमने अम्ल ले लिया है, साथ में अब हम ले लिया है क्षारक। अब क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, तो देखते हैं। तो ZnSO4 बनेगा, यानी कि लवण मिलेगा, बिल्कुल मिलना चाहिए, एक लवण मिलना चाहिए, और जो लवण मिल रहा है उसके साथ हमें मिलेगा जल। तो आप यदि ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको 2H2O मिल रहा है। अब पहले आप मुझे बताओ क्या अभिक्रिया संतुलित है? एक जिंक, एक सल्फेट, दूसरा सल्फेट, यानी कि एक सल्फेट, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, खेल खत्म। बात समझ में आ गई? मतलब अभिक्रिया जो है वो बैलेंस है, और जो लवण आपको मिला है। अब एक बात बताओ, क्या आपको ये जो कहानी है अब अच्छे से समझ में आई? भाई ये भी आपका प्रबल है और ये भी आपका प्रबल है, इसका मतलब ये कैसा होगा? उदासीन होगा। यही तो पढ़ा इसके पहले जो लिखा था। बात समझ में आ गई? तो ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। चलो यहां पर आते हैं। तो एक तरफ आपका अम्ल रहा होगा CH3COOH, ये अम्ल रहा होगा, और साथ में आपका क्या रहा होगा भाई? NH4OH रहा होगा। तो दोनों ही कैसे हैं? तो दोनों ही आपके, ये भी दुर्बल है, ये भी दुर्बल है। तो तब तो ये दोनों ने मिलकर यहां से OH बाहर, यहां से H बाहर, NH4 लग गया होगा। ये NH4 लग गया आपका, और आपको क्या मिला साथ में? तो आपको भाई H2O मिला साथ में। तो ये कैसा होगा? दोनों प्रबल तो उदासीन, दोनों दुर्बल, तो इसमें क्या होगा? ये भी होगा आपका उदासीन। तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट्स? ये भी होगा आपका उदासीन। बात समझ में आ गई? चलिए अब बात करते हैं यहां पर NH4Cl की। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास रहा होगा एक अम्ल जिसमें हाइड्रोजन रहा होगा, यानी कि HCl, और साथ में रहा होगा NH4OH, है ना। थोड़ा नीचे लिखता हूं इसको मैं। आप यदि ध्यान से देखेंगे, ये प्रबल है और ये दुर्बल है, और इन दोनों ने मिलकर बनाया है आपका NH4Cl और साथ में जल का अणु। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखो, कहानी आपको पूरी समझ में आ गई होगी। प्रबल दुर्बल, यानी कि ये होगा अम्लीय, क्योंकि ये प्रबल है और वो है आपका दुर्बल। कहानी बिल्कुल सही चल रही है, बिल्कुल सही चल रही है। तो ये कैसा होगा? तो ये एक ऐसा लवण होगा जो अम्लीय होगा, ठीक है। और एक और करते हैं, लास्ट वाला NaCl वाला, ध्यान से देखिएगा। अब NaCl वाले में क्या हो रहा है तो वो भी देख लेते हैं। देखो भाई आपके पास HCl रहा होगा, और क्या रहा होगा? HCl रहा होगा, और साथ में रहा होगा आपके पास में NaOH, ठीक है। और दोनों को जब आपने मिलाया तो आपको क्या मिला? NaCl मिला, और साथ में आपको जल का अणु मिला। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये भी प्रबल था और ये भी प्रबल था। एक प्रबल अम्ल था, एक प्रबल क्षार था, और ये जो चीज मिला, ये मिला आपको उदासीन। मतलब क्या हुआ? जो उदासीन आपको मिल रहे हैं, इनका जो pH होगा वो 7 होगा। अम्लीय का pH 7 और 0 के बीच में होगा। क्षारीय जो है उनका pH 7 और 14 के बीच में होगा। पूरी कहानी जो है खत्म हो चुकी है। सारी की सारी जो कहानी है, पूरा जो खेल है वो खत्म हो चुका है। बहुत अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चल रहे हैं आगे, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से जो है अम्ल और क्षारक आपस में कैसी अभिक्रिया करते हैं? तो जब भी वो अभिक्रिया करेंगे वो हमेशा बनाएंगे आपका क्या भाई? वो बनाएंगे हमेशा लवण। पर जो लवण होगा वो उदासीन हो सकता है, अम्लीय हो सकता है, क्षारीय हो सकता है। सिंपल सी कहानी है, नोट करो, आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो भाई जैसा कि आपने इन सारी चीजों को नोट कर लिया है,
और ये जो एपिसोड है इसको हम यहीं पर खत्म करते हैं और देखते हैं कि जो अम्ल है, क्षारक हैं, वो और किस तरीके से अभिक्रियाएं करते हैं। परस्पर तो हमने देख लिया, ठीक है। अब ये जान लेते हैं कि जो अम्ल होते हैं वो ऑक्साइडों के साथ में कैसे अभिक्रियाएं करते हैं। तो थोड़ा सा उस तरफ हम बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जो अम्ल होते हैं उसकी धात्विक ऑक्साइड के साथ में क्या अभिक्रियाएं होती हैं। अब जब कभी भी बात होती है किसकी, धात्विक ऑक्साइड की, ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जितने भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो या तो आपके क्या होंगे, क्षारीय होंगे। धात्विक ऑक्साइड जो हैं वो कैसे होंगे आपके, तो भाई क्षारीय होंगे, या तो क्षारीय होंगे या फिर होंगे आपके उभयधर्मी। कैसे होंगे, तो या तो आपके क्षारीय होंगे या फिर कैसे कैसे कैसे, तो ये होंगे आपके उभयधर्मी। बात समझ में आ गई, इतनी सीधी कहानी। अब क्षारीय कौन से होंगे, तो सिंपल सी बात है कि हम बात कर सकते हैं CaO की या फिर बात कर सकते हैं Na2 की, Na2O की। उभयधर्मी कौन से होंगे, तो Al2O3 हो सकता है, ये आपका उभयधर्मी ऑक्साइड हो सकता है। तो हम ऐसे ऑक्साइड्स की बात करने वाले हैं, ऐसे ऑक्साइडों के बारे में बात करने वाले हैं जो किससे मिलकर बने भाई, धातु से, यानी कि ऐसे, और उनकी हम अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ में, अम्ल के साथ में। बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए क्या करना है, जनरल फॉर्मूला जो है उसको आपको अपने दिमाग के अंदर रखना है फिट, क्योंकि जो सामान्य सूत्र होता है यदि आपको वो पता है तो खेल हो जाता है खत्म किसी भी रिएक्शन का। बात समझ में आ गई। तो धात्विक ऑक्साइड कितने टाइप के, दो प्रकार के, क्षारीय हो सकते हैं, उभयधर्मी हो सकते हैं। पहले भी देखा था, अभी भी देख लो, कॉपी में नोट कर लो। यदि आपने इसको कॉपी में नोट कर लिया है तो अब मेरी बात बड़े ध्यान से आप सभी सुनेंगे। यदि आप अम्ल के साथ में धात्विक ऑक्साइड मिलाते हो, यदि 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 आप किसी भी अम्ल के साथ में, देखो आपके पास एक अम्ल है और यदि इस अम्ल के साथ में आप धात्विक ऑक्साइड मिलाते हो तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो आपको जो है क्या मिलेगा, धात्विक ऑक्साइड आपने मिलाया है तो ये तो कंफर्म है कि आपको जो है लवण तो मिलेगा ही मिलेगा। क्या मिलेगा, तो आपको लवण मिलेगा और साथ में कौन सी चीज मिलेगी, तो आपको जो है जल भी मिलेगा। बात समझ में आ रही है, लवण मिलेगा और साथ में आपको जो है जल भी मिलेगा। तो यहां कौन से रंग से लिख दें इसको, कौन सा दिखेगा, तो लाल दिखना चाहिए। और साथ में आपको क्या मिलेगा भाई, तो आपको मिलेगा जल। तो एक काम करते हैं, एक अम्ल लेते हैं, एक धात्विक ऑक्साइड लेते हैं और उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। चलो एक अम्ल लिया हमने HCl, इस अम्ल के साथ में, इस अम्ल के साथ साथ में एक अम्ल लिया हमने HCl, एक धात्विक ऑक्साइड हमने लेते हैं जैसे कि हमारे पास ये O है, और दोनों को हम मिलाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं हमें कौन सी चीज मिलती है। तो हमें मिल रहा है एक लवण। अब लवण जब मैं कह रहा हूं तो आपके दिमाग में एक धातु आनी चाहिए, ठीक है, या तो हेलोजन आना चाहिए या फिर आपके दिमाग में आनी चाहिए किसी भी अधातु की ऑक्साइड। तो आपके पास है कैल्शियम और यहां पर है क्लोराइड, और खेल जो है वो शुरू हो चुका है। मतलब ये कि मुझे आगे जो है वो 2 से गुणा करना पड़ेगा। सिंपल सी कहानी है। कहानी यह है कि आप यदि अम्ल को धात्विक ऑक्साइड से मिलाते हो तो आपको मिलेगा लवण और साथ में आपको क्या मिलेगा भाई, जल का अणु मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से अभिक्रिया हम देख चुके हैं, हम एक और देखेंगे, है ना। चलो अब हम लिखते हैं H2SO4 और H2SO4 की हम अभिक्रिया कराते हैं Na2O के साथ में, ठीक है। अब एक तरफ हमारे पास अम्ल है, एक तरफ हमारे पास धात्विक ऑक्साइड है, और हमें कौन सी चीज मिलती है हम वो देख लेते हैं। ध्यान से देखो, H2SO4 तो सीधी सी बात है, Na2SO4 मिलेगा जिसको हम क्या बोलेंगे भाई, सोडियम सल्फेट बोलेंगे। अब ये नहीं बोलेगा कोई कि सर यहां 2 क्यों, 1 सल्फेट क्यों, ये सारी कहानी मैं आप लोगों को समझा चुका हूं जस्ट थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब ध्यान से देखो, H2SO4 Na2O के साथ मिला, ठीक है, क्या बनाया, सोडियम सल्फेट मिलाया और आपने जल तो बना ही लिया। एक काम करते हैं, क्या ये अभिक्रिया संतुलित है उसको समझने की कोशिश करते हैं। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फेट 1 सल्फेट, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, खेल खत्म। मतलब ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसको हम कर चुके हैं खल्लास, क्योंकि हम लोगों ने बड़े अच्छे से ये समझ लिया है कि कौन सी चीज अम्ल होती है, कौन सी चीज क्षार होती है और कौन सी चीज जो है वो आपकी लवण होती है। बात समझ में आ रही है। तो देखो, एक लवण आपको यहां मिला था, एक लवण आपको यहां मिला, कुछ और लवण हमारे पास में है, उनको भी हम बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं। चलो देखो, क्या आपको यहां पर CuO दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा।
आपको यहां पर CuO दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, आपका धातु ऑक्साइड हो गया। ये जो धातु ऑक्साइड है ये आपके अम्ल के साथ मिल रहा है और निर्माण कर रहा है एक सॉल्ट का यानी कि लवण का, और साथ में आपको मिल रहा है जल जो कि है जीवन। साथ में आपको मिल रहा है जल जो है आपका हम सबके लिए जीवन। तो उसको भी हम यहां पर लिख देते हैं। तो इतनी सी कहानी थी, बड़ी अच्छी थी, जो मुझे आपको सुनानी थी मैं आपको सुना चुका हूं कि अम्ल जो रहेंगे वो धात्विक ऑक्साइड के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया करने वाले हैं। इस तरीके से अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो, अब अम्लों की धात्विक ऑक्साइड के साथ हमने अभिक्रिया देख ली है। अब बारी आती है क्षारकों की, और क्षारक जो है वो अधात्विक ऑक्साइड के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया करते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। चलो, जैसा कि आपने इसको नोट कर लिया है, हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि जो क्षारक होते हैं, ठीक है, जो क्षारक होते हैं वो आपके अधात्विक ऑक्साइड। तो बच्चों सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, ये जो अधात्विक ऑक्साइड होता है आपका, ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड कैसा होता है, तो भाई ये अम्लीय होता है, क्योंकि ये जल के साथ मिलकर अम्ल की क्या करता है, अम्ल जो है वो बनाता है। ऐसा हम लोगों ने पहले ही देख लिया हुआ है, ठीक है। अब ये कैसा है, तो ध्यान से देखो, तो अधात्विक ऑक्साइड जो है ये कैसे होते हैं, तो ये होते हैं अम्लीय। सीधी सी बात यह है कि क्षार के साथ अम्लीय ऑक्साइड मिलाएंगे और अम्ल के साथ क्षारीय ऑक्साइड मिलाएंगे, अम्ल के साथ क्षारीय ऑक्साइड मिलाएंगे और क्षार के साथ अम्लीय ऑक्साइड मिलाएंगे। इतनी सी है कहानी। चलिए फिर से क्या बनेगा, मुझे पता है क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। तो ध्यान से देखिए कौन सी चीज बनेगी। तो यदि हम लेते हैं क्षारक, यदि हम लेते हैं क्षारक, रुको, ठीक है, यदि हम क्या लेते हैं भाई, हम लेते हैं क्षारक और क्षारक के साथ हम मिलाते हैं अम्लीय ऑक्साइड, तो फिर से हमें लवण तो मिलेगा ही। तो फिर से जो है हमें मिलेगा लवण और साथ में जो है हमें कौन सी चीज मिलेगी, तो भाई हमें मिलेगा जल यानी कि H2O। तो ये आपकी सामान्य अभिक्रिया थी। हम कोई भी क्षारक लेंगे, अब कोई भी ले लो, हमने लिया NaOH, हम चाहते हैं कि NaOH जो है उसकी हम अभिक्रिया कराएं CO2 के साथ में। अम्लीय ऑक्साइड है, अधात्विक ऑक्साइड है, और CO2 जो है वो कैसा है, अधात्विक ऑक्साइड है, अधातु से बना हुआ ऑक्साइड है, ठीक है। तो क्या होगा, बड़ी सिंपल सी कहानी है, एक लवण हमें मिलेगा। अच्छा, यही अभिक्रिया है, ओके, दूसरी भी लिख कर लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा Na2CO3 और साथ में आपको मिलेगा जल। अब ये देख लेते हैं कि भाई सोडियम वहां पर 2, यहां पर 1, यहां पर लगाया 2, रिएक्शन जो है अपने आप हो चुकी है बैलेंस। चेक कर लेंगे एक बार, ऑक्सीजन उधर 4, ऑक्सीजन इधर 4, हाइड्रोजन 2, सोडियम 2, सोडियम 2 और समझ में भी आने दो, ठीक है। चलो, खेल खत्म हुआ। एक और लेंगे, क्योंकि हम जैसा चाहेंगे वैसा इस चैप्टर को घुमाएंगे अपने उंगलियों के इशारे पर, है ना। एक और लेंगे, कौन सा लेंगे, चलो हम लेते हैं CO2 लेते हैं, ठीक है, CO2 लेते हैं, काम करते हैं, NO2 लेते हैं, चलो NO2 लेते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो अब एक बनाते हैं हम लवण, क्या बनाते हैं भी, एक लवण बनाते हैं जो बनेगा किसके बीच में, कैल्शियम और नाइट्रेट के बीच में। तो ये बनेगा कैल्शियम, यहां पर आएगा स्टूडेंट्स नाइट्रेट और यहां पर आएगा 2, ठीक है। और इसको बैलेंस करने का जो काम है वो मेरा है। स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग, है ना। ध्यान से देखो, कैल्शियम एक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे जो है यहां पर लगाना पड़ेगा 2, क्योंकि नाइट्रोजन मुझे 2 दिख रहा है, ऑक्सीजन मुझे 6 और एक 7 दिख रहा है, और यहां पर मुझे ऑक्सीजन जो है 4 और 2, यहां पर मुझे ऑक्सीजन जो है वो 4 और 2 कितना दिख रहा है भाई, 6 दिख रहा है, और वहां पर ऑक्सीजन जो है वो 3 और 1। अच्छा, तो एक काम करते हैं रुको जरा, इसको नहीं छेड़ते हैं, इस पे लगाते हैं 2। तो 2 लगाने से क्या होगा कि हाइड्रोजन बदल जाएंगे, तो यहां पर लगाते हैं 2। इसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण वाले चैप्टर से हिट एंड ट्रायल मेथड, क्योंकि अभी हम पूरा स्टेप वाइज तो बैलेंस करेंगे नहीं। बात समझ में आ रही है, आप अभिक्रिया लिख दिए तो बैलेंस भी करेंगे, मानने वालों में से हम है नहीं, बात समझ में आ गई। तो भैया ऑक्सीजन हो गए यहां पर 2 और 2 4 और 2 6,
ठीक है, तो ऑक्सीजन तो मेरे को पूरे बैलेंस दिख रहे हैं। रुको, इसको यदि हम यहां पर ऐसा कर दें तो अब नाइट्रोजन हो गए आपके 2, नाइट्रोजन हो गए 2 और 2 4। तो मैं यदि ऐसा कर दूं तो अब बताओ बैलेंस है क्या? कैल्शियम हो गया 2, कैल्शियम हो गया 2, नाइट्रोजन हो गया 4, नाइट्रोजन हो गया, देखो ये यहां पर ना ये ऐसा था, NO3 था, इसको हम हटा देते हैं, ये ऐसा था और ये नीचे की तरफ 2 था, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट वैसे ही बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं, कैल्शियम हो गया 2, नाइट्रोजन 4, नाइट्रोजन यहां पर 2 और 2 दूनी 4, ऑक्सीजन यहां पर हो गए 8 और यहां पर 2 ऑक्सीजन है और 2 से किया तो ये 12 ऑक्सीजन यहां पर हो चुके हैं और 12 ऑक्सीजन यार वहां पर भी हो चुके हैं, 3 दूनी 6 और 2 12 और वहां पर जो है H2 हाइड्रोजन अपने कितने हो चुके हैं? तो भाई हाइड्रोजन हो चुके हैं उधर पे, तो यहां पर तो 2 और 2 4 हैं, तो मुझे यहां पर 2 से गुणा करना चाहिए। इस तरीके से यह अभिक्रिया तो मेरी बैलेंस होती हुई मुझे नहीं दिख रही है। एक काम करते हैं, NO2 की जगह जो है हम इसको CO2 से करने की कोशिश करते हैं। चलो, क्योंकि अभी अभिक्रिया बैलेंस नहीं करनी है तो हम इसको CO2 से करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं उससे होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं और साथ में जो है जल का एक अणु बनाते हैं और चेक करते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा हमसे, है ना। चलो, कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, ऑक्सीजन यहां पर 2 है, वहां पर 2 है, यहां पर 3 है, बिल्कुल सही जा रही है गाड़ी। हाइड्रोजन यहां पर 2 है और हाइड्रोजन वहां पर जो है वो भी 2 है, एक ऑक्सीजन बच गया था उसको हमने वहां लगा दिया। दिस इज बैलेंस्ड। उसके नीचे वाली भी बैलेंस्ड होगी। आप एक काम करना, आप ना ये बैलेंस करके दिखाना, आप वो दोनों जो इसके पहले लिखा था वो और साथ में जो CO है इसके साथ बैलेंस करने की, सॉरी NO के साथ बैलेंस करने की कोशिश करना या N2O के साथ बैलेंस करने की कोशिश करना। ठीक है, और जो आंसर आएगा वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, तो इस तरीके से जो है 2 अभिक्रिया मैंने बताई हैं, ये वाली अभिक्रिया भी बैलेंस हो जाएगी बट समय लगेगा। चलिए, तो क्षारक के साथ में यदि आप लेते हैं अधात्विक ऑक्साइड, जो कि कैसे होते हैं प्रवृत्ति में भाई अम्लीय होते हैं, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको मिलता है लवण और साथ में आपको जो है जल का अणु मिलता है, जो कि आप यहां पर देख रहे होंगे। कहानी समझ में आ गई? सिंपल सी बात थी, एक एक करके सारी जो रिएक्शंस हैं उसकी हम धज्जियां उड़ाते जा रहे हैं। इसके पहले एक रिएक्शन ने थोड़ी सी हमारी धज्जी उड़ा दी थी, बट कोई बात नहीं, पढ़ाई लिखाई में ऐसा चलता है, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। समय कम है इसलिए हम यहां पर उसको काउंट नहीं कर रहे हैं। चलो, बात समझ में आ गई, सिंपल सी कहानी थी। अब जो बताई जा रही है बात उसको ध्यान से सुनोगे।